महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद फिर से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। उनके बयान पर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया देते हुए इसे मराठी इंसानों के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान भी बताया। आइए पहले जान लेते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी ने क्या कहा, जिस पर बवाल मचना शुरू हो गया। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि अगर महाराष्ट्र से, खासकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थान लोगों को निकाल दिया जाए तो यहाँ कोई पैसा नहीं बचेगा। ये लोग अगर निकल गए तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई नहीं रह जाएगी। इस कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी के साथ सांसद नवनीत राणा भी थी। इसी बयान को लेकर संजय राउत ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल अपनी बात रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस बीच सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि फायरिंग के दौरान 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। दोनों आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए ऑपरेशन चलाया था। जम्मू कश्मीर में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बारामूला जिले के करेरी इलाके में वानीगाम बाला में आतंकवादियों की मौजूदगी को लेकर जानकारी मिली थी, जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करते हुए सर्च अभियान शुरू किया। नई शराब नीति पर बवाल के बाद अब दिल्ली सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। अब दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू होगी। दिल्ली में लागू की गई नई शराब नीति पर जारी घमासान को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी गुजरात की तरह यहाँ भी नकली शराब बेचना चाहती है। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी के लोग घर में नकली शराब बनाते हैं और बेचते हैं, यही इनका मॉडल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई शराब नीति में कोई घोटाला नहीं होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि दिल्ली में पहले ज़्यादातर शराब की सरकारी दुकानें थी, खूब भ्रष्टाचार होता था, इनसे लाइसेंस भी फीस कम ली जाती थी। हमने इन दुकानों को ख़त्म कर दिया। बीजेपी पर हमला करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई पॉलिसी में भी पहले की तरह 850 दुकानें थी। इन्होंने प्राइवेट दुकान वालों को ईडी और सीबीआई से धमकी दिलवाई। इसके बाद सारे लोग दुकान छोड़कर चले गए। आज दिल्ली में शराब की 468 प्राइवेट दुकानें बची हैं। विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई आज दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया है। पीएफआई आज राजधानी के झंडेवालन में जन सम्मेलन करने वाला था। यहां कार्यक्रम झंडेवालन के अंबेडकर भवन में 2:30 बजे शुरू किया जाना था, लेकिन इस पर अब रोक लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस पर रोक लगाई है। विश्व हिंदू परिषद ने पीएफआई के कार्यक्रम को रोकने की मांग की थी। वीएचपी की तरफ से इस कार्यक्रम के विरोध में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी गई थी। चिट्ठी में पीएफआई के कार्यक्रम को तुरंत रोकने की मांग की गई थी। कार्यक्रम रोके जाने के बाद पीएफआई की तरफ से कहा गया कि संगठन की ओर से आज 2:30 बजे दिल्ली शाहीन बाग में प्रेस वार्ता की जाएगी। बता दें कि आतंकी वारदातों, कई दंगों और हत्याओं और के लिए पीएफआई संगठन पर आरोप लगा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगों में पीएफआई का नाम आया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर शनिवार को पटना पहुंच गए हैं। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह को भी वहीं आना है। इस बीच इस कार्यक्रम को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया है। इस कार्यक्रम से पहले पटना एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात तेजस्वी यादव ने हमला करते हुए बीजेपी पर कहा कि हर पॉलिटिशियन पार्टी तैयार करती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो तैयारी नहीं करेगा उसके लिए मुश्किल तो होती ही है। पंजाब में 2000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को अवैध अधिग्रहण से मुक्त कराया जा चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि हमने एसएस नगर के ब्लॉक माजरी में 350 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 2828 एकड़ अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि को मुक्त कराया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सांसद सिमरनजीत सिंह मान के बेटे सहित कई प्रभावशाली लोगों ने अपनी जमीन पर कब्जा लिया था। उन्होंने पंचायत और वन भूमि का पंजीकरण अपने नाम करा लिया था। सीएम भगवंत मान ने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि इन अतिक्रमणकारियों ने जमीन पर कब्जा कैसे किया। उन्होंने कहा कि अब तक 9053 एकड़ भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर पंचायत एक वन विभाग को सौंपा जा चुका है। हाल ही में पंजाब के मोहाली में सिसवा गांव में 125 एकड़ पंचायत की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। यह जानकारी पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलों में बंद और कानूनी मदद का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में न्यायपालिका से तेजी लाने की अपील की है। पीएम मोदी ने शनिवार को अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यवसाय की सुगमता और जीवन की सुगमता जितनी महत्वपूर्ण है, न्याय की सुगमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कारागारों के विचाराधीन कैदी कानूनी मदद का मिलने इंतजार कर रहे हैं। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता मुहैया कराने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। मोदी ने न्यायाधीशों से अपील की कि वे विचाराधीन मामलों की समीक्षा संबंधी जिला स्तरीय समितियों के अध्यक्ष के रूप में विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाए। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस मामले में एक अभियान भी शुरू किया है। देश में कोरोना वायरस के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर एक दिन में 20,000 से ज़्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 20,408 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 44 लोगों की इससे मौत भी हुई है। इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 1,43,384 के तक पहुंच गई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 4,40,01,038 हो गई है। वहीं कोरोना वायरस के मरने वाले कुल लोगों की संख्या बढ़कर 5,26,312 हो गई है। जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,43,384 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.33% है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.48% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 604 की कमी आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि अगर कल ही चुनाव की घोषणा हो जाती है तो भी उनकी पार्टी इसके लिए तैयार है। पवार ने नासिक में मीडिया कर्मियों से कहा, इस पर चर्चा की जा रही है कि क्या मध्यवर्ती चुनाव होंगे। अगर कल घोषणा हुई तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं और यहाँ तक कि अगर कोई चुनाव नहीं होता है तो भी हम घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हैं। उन्होंने कहा, जब लोगों को वोट देने का मौका मिलेगा तो मौजूदा स्थिति बदल जाएगी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के शपथ लेने के कुछ दिनों बाद पवार ने एक पार्टी कार्यक्रम में एनसीपी संगठनों और पार्टी विधायकों को जमीनी स्तर पर काम कर शुरू करने के लिए कहा था। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भविष्यवाणी की थी कि नई सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने वाले हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज दादा लेजेंड्स लीग क्रिकेट में एक विशेष क्रिकेट मैच खेलते नजर आएंगे, जिसका खुलासा खुद उन्होंने किया है। भारतीय फैंस के लिए ये एक ट्रीट से कम नहीं होगा। गांगुली ने इंस्टाग्राम में यह घोषणा करते हुए पुष्टि की है कि वे लेजेंड्स लीग क्रिकेट के सीजन 2 में एक विशेष मैच खेलेंगे। हाल में ही एलएलसी की घोषणा की थी कि आगामी सीजन में मेजबानी करते भारत में की जाएगी। इस प्रकार भारतीय प्रशंसक सौरव गांगुली को एक बार फिर से मैच खेलते हुए देख पाएंगे। हालांकि ये एक चैरिटी मैच होगा। उत्तराखंड में बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। बीती काफी दिनों से यूपी और उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर अटकलें चल रही थी। हालांकि अभी पार्टी ने केवल उत्तराखंड में ही नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को राज्य पार्टी के नया अध्यक्ष बनाया है। उत्तराखंड में नई पार्टी अध्यक्ष का ऐलान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा चिट्ठी जारी करके किया गया। 30 जुलाई को जारी हुई इस चिट्ठी में लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो। इससे पहले महेंद्र भट्ट ने बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद राज्य में महेंद्र भट्ट को पार्टी अध्यक्ष बनाने जाने की अटकलें तेज हो गई थी। हालांकि भट्ट ने इसे केवल शिष्टाचार भेंट बताया था। महेश भट्ट उत्तराखंड के बद्रीनाथ सीट से विधायक भी रह चुके हैं।